एक हमसफर भी तुम ही हो पति को कोरोना होने के बाद क्या हुआ संस्कृति के साथ। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। 2 तुम प्रेमी क्यों नहीं प्रेमी और पति का अंतर जान पाए नीरू। शेखर के लिए मन लगाकर चाय बनाई थी, पर बाहर जाने की हड़बड़ी दिखाते हुए एकदम झपट कर उसने प्याला उठा लिया और एक ही घूंट में पी गया। घर से बाहर जाते वक्त लड़ा भी तो नहीं जाता। वह तो दिन भर बाहर रहेगा और मैं पछताती रहूंगी। ऐसे समय में उसे घूरने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाती। मैं सोचती कितना अजीब है ये शेखर भी, किसी मशीन की तरह नीरस और बेजान। उसके होठों पर कहकहे देखने के लिए तो आदमी तरस ही जाए। उसका हर काम बटन दबाने की तरह होता है। कई बार तो मारे गुस्से के आंखें भर आती, कभी भी तो सिस भी पड़ती, पर कहती उससे कुछ भी नहीं। 3 उम्र के इस मोड़ पर राहुल के मोहपाश में बंदी सुषमा के साथ क्या हुआ। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती है, और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुषमा क्या सोच रही हो खड़े खड़े। कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे। बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। 4 अकेले हम अकेले तुम माँ की सीख ने कैसे सवारी तान्या की जिंदगी। कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। ये खबर सुनने के बाद से तान्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी। यहाँ क्षितिज और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज्यादा नानुकुर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 5 प्यार, संजय को क्यों हो गया था कस्तूरी से प्यार। अरे संजय, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। 6 उसका दुख, क्या नंदा को मिल पाया पति का प्यार। वाई टैक्सी हिचकोले खा रही थी। कच्ची सड़क पार कर पक्की सड़क पर आते ही मैंने अपने माथे से पंडित जी द्वारा कसकर बांधा गया मुकुट उतार दिया। पगड़ी और मुकुट पसीने से चिपचिपे हो गए थे। बगल में बैठी सिमटी सिकुड़ी दुल्हन की ओर नजर घुमाकर देखा तो वह टैक्सी की खिड़की की ओर थोड़े से घूंघट से सिर निकालकर अपने पीछे छोड़ आए बाबुल के घर की यादें अपनी भीगी आंखों में संजो लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी बहुत दूर जाना है, मुकुट उतार लो। चूड़ियों की खनक हुई और इसी खनक के संगीत में उसने अपना मुकुट उतार कर वहीं पीछे रख दिया जहां मैंने मुकुट रखा था। चूड़ियों के इस संगीत ने मुझे दूर यादों में पहुंचा दिया।
मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कुछ उफनने लगा हो, जो उबाला कर आंखों की राह बह चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं इसी तरह नंदा को दुल्हन बनाकर ला रहा था। तब नैपन का जोश था, उमंग थी, कुतूहल था। तब मैंने इसी तरह कार में बैठी लाज से सिकुड़ी दुल्हन का मौका देखकर चुपके से घूंघट उठाने की कोशिश की थी। वह मेरा हाथ रोककर और भी ज्यादा सिकुड़ गई थी। 7 मेरा वसंत, क्या निधि को समझ पाया वसंत? मैंने तुमसे पूछा, बुरा लगा? नहीं। तुम्हारा ये जवाब सुन मैं स्तब्ध रह गई कि क्या मेरे बात करने न करने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं जब भी तुमसे नाराज होकर बात करना बंद करती हूँ, दिल धड़कना भूल जाता है और दिमाग सोचना। मन करता है कि तुम मुझे आवाज दो और मैं उस आवाज में खो दूं अपने आप को। कभी लगता क्यों न कॉल करके सुन लूं तुम्हारी आवाज, पर है न मेरे पास भी अहम की भावना की क्यों करूं जब तुम्हें चाहती नहीं मुझे सुनने की। 8 बने एक दूजे के लिए, क्या विवेक को दोबारा मिल सका उसका प्यार? घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामाजी कभी ऊपर कभी नीचे और कभी गार्डन में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। वे तो खुलकर रो भी नहीं सकते थे। उनके भीतर की आवाज उन्हें कचोट कचोट कर कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घर वालों को कैसे संभालोगे? कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी स्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त विवेक इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापोह में पड़े रहने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने दुख को समेटे भावनाओं से जूझते हुए बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। मंजू, पता तो लगाओ अभी तक वे लोग पहुँचे क्यों नहीं? कोई उत्सव में थोड़े ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनरल डायरेक्टर पहुँच जाएंगे। इंतजार थोड़े ही करेंगे वे। 9 सपना, कौन से सपने में खो गई थी नेहा? सरपट दौड़ती बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। बस में सवार नेहा का सिर अनायास ही खिड़की से सट गया। उसका अंतर्मन सोच विचार में डूबा था। खूबसूरत शाम धीरे धीरे अंधेरी रात में तब्दील होती जा रही थी। विचार मंथन में डूबी नेहा सोच रही थी कि जिंदगी भी कितनी अजीब पहेली है। ये कितने रंग दिखाती है। कुछ समझ आते हैं तो कुछ को समझ ही नहीं पाते। वक्त के हाथों से एक लम्हा भी छिपके तो कहानी बन जाती है। बस कुछ ऐसी ही कहानी थी उसकी भी। नेहा ने एक नजर सहयात्रियों पर डाली। सब अपनी दुनिया में खोए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने साथ के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं था। सच ही तो है, आजकल जिंदगी की कहानी में मतलब के सिवा और बचा ही क्या है। वह फिर से विचारों में खो गई। मोहब्बत, कैसा विचित्र शब्द है ना मोहब्बत। एक ही पल में न जाने कितने सपने, कितने नाम, कितने वादे, कितनी खुशियाँ, कितने गम, कितने मिलन, कितनी जुदाइयाँ आंखों के सामने साकार होने लगती है इस शब्द के मन में आते ही। कितना अधूरापन, कितनी ललक, कितनी तड़प, कितनी आहें, कितनी अंधेरी रातें सीने में तीर की तरह चुभने लगती हैं और न जाने कितनी अकेली रातों का सूनापन शूल सा बनकर नस नस में चुभने लगता है। पता नहीं क्यों ये शाम की गहराई उसके दिल को डराने लगती है। 10 वे 3 शब्द क्या आरोही को अपना हमसफर बना पाया आदित्य? दिवाली की उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जितना शोर घर के बाहर मच रहा था उतना ही शोर मेरे मन में भी मच रहा था। मुझे आज खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैं वही आदित्य हूँ जो कल था? कल तक सब ठीक था, फिर आज क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था? आज मैं अपनी ही नजरों में गुनाहगार हो गया था। किसी ने सही कहा है, आप दूसरे की नजर में दोषी होकर जी सकते हैं, लेकिन अपनी नजर में गिरकर कभी नहीं जी सकते।